दिल्ली से लौटकर स्वराज एक्सप्रेस पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, अभी विभागों में थोड़ा समय लगेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर स्वराज एक्सप्रेस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विभागों के बंटवारों में अभी थोड़ा और समय लगेगा। तो लगातार कई दिनों से उठापटक जारी है और सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक्सक्लूसिव बयान आपको बता रहे हैं जो उन्होंने सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर दिया। आपको बता दें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक क्या होगा प्लीज भी बता दीजिए। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्या होगा प्लीज भी बता दीजिए। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक क्या होगा प्लीज भी बता दीजिए। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्या होगा प्लीज भी बता दीजिए। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक तो पिछले 3 दिनों से सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने राजनाथ सिंह और सहस्त्रबुद्धे जैसे तमाम बड़े नेताओं से बीजेपी के चर्चा की, बैठक हुई, जिसके बाद काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि जब सीएम शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल वापस लौटेंगे तो विभागों का बंटवारा हो सकता है। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निर्मल सिंह बैस जुड़ गए हैं। निर्मल, काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान अगर वापस लौटते हैं भोपाल तो विभागों का बंटवारा हो सकता है, पर कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से पेश फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले मंत्रिमंडल के विस्तार और किस मंत्री को रखना है, किसको नहीं रखना है, इसके अलावा मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार हुआ करता था। लेकिन ये तब तक हुआ करता था जब तक प्रदेश में शिवराज सरकार थी। अब शिवराज और महाराज और शिवराज ये सरकार, चूंकि अब सरकार का ब्रांड नेम शिवराज और महाराज हो गया है, लिहाजा ये सारी समस्याएं आ रही हैं। अब जो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता था वो जाहिर सी बात है पूरी तरह से भंग हो चुका है। आपने देखा किस तरीके से 2 दिन जो है दिल्ली में तमाम नेताओं से मिलने के बाद, आला नेताओं से न सिर्फ मिलने बल्कि मंथन करने के बाद, गृह मंत्री से अमित शाह से मिलने के बाद और वहीं तलब किए गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से तमाम चर्चाओं के बाद जो है ये विस्तार के बाद जो है विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। तो ये माना जा सकता है कि किस तरीके से बीजेपी के अंदर खाने खींचतान विभागों को लेकर मची हुई है। और शिवराज पहले ही बोल चुके हैं कि विष तो उन्होंने पी लिया है और जो अमृत निकला है वो चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमा पूरा का पूरा अमृत चाहता है, लिहाजा ये सबसे बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है कि जो थोड़ा बहुत बचा कुछ अमृत है वो बीजेपी के जो मंत्री हैं, नवनियुक्त मंत्री हैं, उनको भी मिल जाए। तो इसी बात की मशक्कत यहाँ बड़ी जोरदार तरीके से चल रही है। ऐसा माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री के लौटते ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री खुद अब कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी और वर्कआउट करूंगा और उसके बाद कल तक उम्मीद है। तो एक तरह से मामला बहुत ज्यादा उलझ गया है। और मैं आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुए आज 5वां दिन है। 5 दिन हो जाने के बाद जो है विभागों का बंटवारा ना हो पाना जो है ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि अब बदली हुई परिस्थितियां हैं। एक भारी भरकम सिंधिया खेमा बीजेपी के साथ प्रत्यारोपित हो गया है, तो उसके अब ये साइड इफेक्ट्स अभी से नजर आने लगे हैं। जी बिल्कुल निर्मल, और इससे पहले हमने देखा था कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना था तब कहा जा रहा था कि जो सिंधिया समर्थक विधायक है उनको तो मंत्री बनाना तय है, पर जो बीजेपी के विधायक है उनको लेकर आपसी खींचतान मची हुई है कि किसको जगह दी जाए। क्या लगता है अभी भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बीजेपी के अंदर खाने विभाग मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तो नाराजगी है। चाहे जबलपुर की बात करें तो वहां के जो है अजय विश्नोई वो नाराज चल रहे हैं, मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। इसके अलावा अन्य नेताओं की बात करें तो वो भी जो वरिष्ठ नेता है, खासकर जिनकी विस्तार में अनदेखी कर दी गई है, वो हरिशंकर बिसेन हुए, राजेंद्र शुक्ला विंध्य से हुए, तो ये जो तमाम दिग्गज नेता हैं ये जाहिर तौर पर इनमें से कई नाराजगी जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो नाराज हैं। और ये नेता इस बात को मानने को भी एक हद तक ही तैयार हैं कि ये जो सरकार बनी है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से बनी है, लिहाजा उनको तवज्जो दी जाना लाजमी है। लेकिन ये जितना कहने में आसान है उतना ये अमल करने में उतना ही मुश्किल है। यही बात है, यही वजह है कि चाहे आपने निर्मल, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी और शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा ये दर्शकों को सुनवाते हैं।
क्या होगा बस प्लीज ये बता दीजिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा वर्कआउट। ठीक ठीक, क्या होगा बस प्लीज ये बता दीजिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा वर्कआउट। चुनाव जीतने के लिए भगवान की कृपा के साथ साथ जनता की कृपा की जरूरत होती है, और जनता उन्हीं पर कृपा की वर्षा करती है जो जनता के लिए बेहतर काम करते हैं। सर 3 कंट्रोल रूम बनाए, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। एक जगह बना नहीं सकते, इसलिए 3 बना। ठीक है। और हितेश वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार जी, काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान अगर वापस लौटते हैं तो विभागों का बंटवारा होगा, और ऐसा बयान भी सामने आया था। मुझे लगता है शायद आपको पता ही होगा, पर कहीं ना कहीं लगता है कि पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मुझे लगता है शिवराज जी ने खुद ही कहा था वापस आ गए तो हो जाएगा बंटवारा। उन्होंने ये थोड़ा ना कहा था कि धरती पे कदम रखते ही लिस्ट दे देंगे। तो हितेश जी, 24 घंटे का समय होता है ना कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके अंदर 24 घंटे में करना होता। देखिए, हमेशा से तो यही होता है। क्या लगता है कि अब बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं है, कई बार महीनों नहीं बढ़ते, कई जगह के उदाहरण है। तो ऐसी कोई वाली बहुत उसका भाई, जब वो उनका विशेषाधिकार है और जब उनको लगता है उनकी आवश्यकता, दक्षता, योग्यता के आधार पर चर्चा जब सब हो जाती है तो उसके बाद विभाग मिल जाते हैं। पर हितेश जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, जिस तरह से मीटिंग हो रही है हाईकमान से, देखकर लगता है कि ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार नहीं है, ऑर्डर कहीं और से मिल रहा है। फिलहाल हमारे साथ में निर्मल सिंह बेस हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल करेंगे। निर्मल जी। डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूँ। नमस्कार साहब। डॉक्टर साहब, ये चूंकि सब देखा वाला है, अब तक सब सामने जो आया है उन्हीं चीजों पे बात करूंगा। ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जो है वो खुद विष पी चुके हैं और जो अमृत निकला है वो कहीं ना कहीं सिंधिया खेमा जरूरत से ज्यादा चाहता है, या यही वजह है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होते हुए भी 5 दिन बाद जो है शिवराज अपने मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा नहीं कर सके हैं? मुझे लगता है राजनीतिक रूप से लें या शारीरिक रूप से लें, वो बेहद स्वस्थ हैं और मस्त हैं, तो इसीलिए विष का तो सवाल ही नहीं उठता है। कोई लक्षण ऐसा नहीं है कहीं पर कि जो है बताता हो कि विष कहीं पर आया भी है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे लिए आने वाला ये जो 3 साल का कालखंड है बहुत महत्वपूर्ण है। तो योग्यता, क्षमता, दक्षता और आवश्यकता के आधार पर वो इस पे मंथन करके अपने अंतिम मोहर मुझे लगता है आज ही लगाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जैसे आप बता रहे हैं उतना आसान नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही है, या मुख्यमंत्री का बार बार देखिए यही कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो मुख्यमंत्री विशेषाधिकार होने के बाद भी विस्तार में विलंब करते हैं? तमाम नेताओं से एक पैर दिल्ली में एक पैर भोपाल में रखते हैं, यही विभागों के बंटवारे में हो रहा है। तो ऐसा कहीं ना कहीं तो लगता है कि अब निजाम बदल गया है, अब शिवराज और महाराज की सरकार हो गई है। क्या इसी वजह से ये सब विलंब हो रहा है? देखिए, चूंकि राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई हैं तो स्वाभाविक है सबको साथ लेकर चलना है, तो मैं आपकी बात को नकार नहीं सकता हूं। और महत्वपूर्ण हमारे लिए यह है कि वो सफलता के साथ इस पूरे चुनाव राजनीतिक और सब माहौल में भी बहुत अच्छे से सरकार का संचालन कर रहे हैं और सभी से बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज की ही बात करें तो आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी के मुखिया और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने महाकाल के मंदिर से जंगे आगाज कर दिया है, और जो प्राथमिक लक्षण बीजेपी के नजर आ रहे हैं, आप तो खैर डॉक्टर ने नब्ज हर चीज की समझते हैं, तो क्या आगे भी इस तरह की चीजें, डिसीजंस पे विलंब होते रहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है कि अब 15 साल की राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी और अभी हम उसको फिर से उन्हीं परिस्थितियों में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन बदली हुई परिस्थितियों में थोड़ा बहुत तो हमको भी एडजस्ट करके चलना होगा। बिल्कुल बुशरा, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब बिल्कुल साफ गोई से, चूंकि डॉक्टर है तो चीजें भी स्पष्ट करते हैं और वो खुद मान रहे हैं कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां हैं। ये बात अलग है कि इन बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस के बयान कुछ और होंगे और वो जो है कहीं से भी बीजेपी पर वार करने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि आगे अभी देखिए डॉक्टर कह रहे हैं कि अगला 3 साल बचा हुआ है,
अभी उपचुनाव होंगे, उपचुनाव के बाद नए समीकरण बनेंगे, नई राजनीति होंगी, सिंधिया कितने पावरफुल होते हैं, शिवराज कितने कमजोर होते हैं, ये सारी बातें भी अभी सब सामने धीरे धीरे करके आएंगी। लेकिन डॉक्टर साहब की ये साफगोई वाकई दाद देने वाली होगी कि वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि परिस्थितियां पूरी तरह से बदली हुई हैं। प्रवक्ता सैयद जाफर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जाफर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। जी धन्यवाद जी, विभागों के बंटवारे को लेकर काफी उठापटक जारी थी। मुझे लगता है आपको पता ही होगा इसको लेकर। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान वापस लौट चुके हैं और उनका कहना है कि अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, सवाल यहाँ पे मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे का नहीं है। सवाल यहाँ पर इस बात का है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार को गिराया और विधायकों को खरीदा, और उस खरीदी सबूत में जिस प्रकार से सिंधिया जी को वेटेज देकर भारतीय जनता पार्टी में लाया गया, और इन 22 स्थानों पे कई ऐसे स्थान हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कई सालों से 15 साल 25 सालों से आरएसएस के कैडर वाले लोग ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके खड़ा रहा। आज जिस प्रकार से उनको दरकिनार कर दिया गया, वो आक्रोश लगातार विधानसभा में बढ़ रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का गठन किया गया, और मंत्रिमंडल के गठन में सिंधिया समर्थकों के नाम पर जो लोग रास्ते में बैठ गए हैं, जिनका कोई वजूद आज की दिनांक में नहीं बचा, क्योंकि वो विधायक नहीं है। हम वो हो सकता है कि वो अपने क्षेत्र के बड़े नेता कहलाते हो, लेकिन जब तक वो विधायक के रूप में शपथ नहीं लेते, तब तक उनको हम जनप्रतिनिधि नहीं कह सकते। तो उनको जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, और मंत्रिमंडल में शामिल करने के कारण जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया और उनको घर बिठा दिया गया, वो आक्रोश तो भारतीय जनता पार्टी का तरफ से गया। और जिस प्रकार से विभागों को लेकर खबरें आ रही हैं। जाफर जी, इसका भी जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हितेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हितेश जी, क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है, जाफर साहब का घर लुट गया है, पिट गया है, उन्हीं के चिराग से उनका घर ध्वस्त हुआ है, तो अवसाद तो स्वाभाविक है कि उनको बुरा लग रहा होगा जी। और इसीलिए वो ज्यादा है उनके बयान में, जैसे वो है ना, लकीर पीटने वाली बात कह लें, या कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे, तो अभी वो गमगीन है और उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पर कहानी बहुत आगे बढ़ गई है। मुझे लगता है कि अब उनको स्वीकार्यता जल्दी पैदा करना चाहिए और दुख से बाहर आए कि उनकी जो सत्तान्मुख सरकार थी वो अब बाहर हो गए हैं और विपक्ष में आ गए हैं। तो अब दोबारा कुछ नहीं होना है, और सिंधिया जी अब हमारे नेता हैं। हितेश जी, पर लगातार कांग्रेस तो यही आरोप लगा रही है ना कि आपसे खींचतान है, इसी वजह से इतना वक्त लग रहा है। ठीक है ना, वो आरोप लगाए, क्योंकि देखिए वो बेसिकली उनके आरोप राजनीतिक है, तो उसका हम क्या करें। और उनका बहुत बड़ा अवसाद है भाई, उनकी चलती हुई सरकार यदि चली गई उनके दम्भ, अहंकार और लूट खसोट की वजह से, सोचिए इतना बड़ा धड़ा 24 विधायकों का, 22 विधायकों का उनसे चला जाए, 15-20 विधायक अभी भी ऐसे हैं जो हमारा दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो अपने घर का क्या करें, वो तो जर्जर होके गिर ही रहा है। जी, हमारे साथ में निर्मल सिंह बेस भी जुड़े हुए हैं। निर्मल, सैयद से आप सवाल करना चाहेंगे? सबसे तो सवाल पहला रहेगा कि लोकतंत्र की हत्या करने का मौका किसने दिया। अगर ये अपना घर संभाल के रखते तो आज ये नौबत नहीं आती कि जाफर साहब को कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगाना पड़ता है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की। जी जाफर साहब, ठीक है, देखिए ये बात आपकी मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों में या मंत्रिमंडल को लेकर बिल्कुल कहीं ना कहीं मनमुटाव रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार से विधायकों को खरीदा गया, जिसके प्रमाणिक तरीके से कई ऐसे मामले भी आपके सामने खुलकर आए, नहीं लगता इसके सबूत है, बार बार कहते हैं। प्लीज है ना। दूसरी नहीं, आप हमेशा इस बात को कहते हैं, लेकिन आज तक आप कभी साबित नहीं कर पाए। रुक जाइए, थोड़ी ना साहब, कहा जाफर साहब झूठ कितना बोलेंगे, कितने दिन तक बोलेंगे? झूठ और झूठ बोलने का काम आप कोई अच्छी बात बोलिए साहब, आगे बढ़िए। अरे निर्मल बेस की बात का जवाब नहीं छोड़िए साहब, ये देखिए, अब ये तो देखिए सबूत नहीं है ना, सवाल कर रहे हैं एंकर, चलिए गुबार निकाल लीजिए, निकाल लीजिए गुब्बारे, सही निकल तो जाए बाहर, निकाल लीजिए, सुनते लीजिए। तो सवाल यहाँ पे मंत्रिमंडल को लेकर हो रहा है। मंत्रिमंडल में कांग्रेस कोई आरोप नहीं लगा रही है। मंत्रिमंडल में आपसे चलते हुए, चलो हम कह रहे हैं कि अब आपने घर नहीं संभाल पाया, मैं उस बात को बताइए, इतनी देर से आप आरोप लगा रहे, बोल रहे कांग्रेस नहीं लगा रही है भैया। अरे यार सुन लीजिए जाफर साहब, आपकी बात हम सुनेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब का ये कहना है
कि अगर पैसे से ही आपके नेता बिक रहे होते तो अभी भी संभावना है बिकने की पूरी है। मैं उस पर ही आ रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ चलिए लीजिए थोड़ी देर के लिए उस विषय को अलग रख के बात करें। मान आप ये बताइए कि 14 ऐसे लोगों को मंत्री बनाने की क्या आवश्यकता थी? चलो मान लिया जाए, क्या आवश्यकता थी कि आपको 14 लोग जो मंत्री मैं 10 सेकंड में बता देता हूँ, आप बोलेंगे। भैया मैं उस पर आ रहा हूँ। मान लिया जाए नहीं 10 सेकंड में आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूँ सर। नहीं ना, मुझे पूरा करने दीजिए। मान लीजिए कि संविधान पे बहुत लंबा प्रश्न हो जाएगा, 100 नंबर का। नहीं डॉक्टर साहब गुबार निकल जाने दीजिए आप ही की भाषा में। मान लीजिए कि संविधान में ये सुविधा दी गई है कि आप ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं जो विधायक नहीं है, लेकिन वो 1 या 2 स्थानों पर, 22, 13, 14 स्थानों पे तो नहीं, तो 14 स्थानों पर अगर आप बना रहे हैं, इसका साफ अर्थ है कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप बोलिए आप बताइए। देखिए पहली चीज तो लोकतंत्र की हत्या के कोई सुराग आपके पास नहीं है, सबूत नहीं है। ये तो कौआ कान लेके वाली कहावत है जी। काम इतनी सफाई से किया गया है कि कोई सुराग नहीं छोड़ा गया है। ये आप लोगों का आरोप है और अभी तक कोई तथ्य इसके संदर्भ में नहीं आया है, क्योंकि मैंने कहा ना घर के अंदर ही चिराग जले घरों के, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। नहीं इसमें तो कोई दो मत नहीं डॉक्टर साहब की, जैसा कि आप 1 मिनट में थोड़ा बोलना चाहूंगा कि जाफर साहब की आशंका तो ये आगे भी बरकरार रहेगी कि उनके जो विधायक हैं वो बिकाऊ हैं, क्योंकि ज्यादा अच्छा ऑफर मिल जाता है बिक जाते हैं। सबूतों में अपन भी फिलहाल ना जाए, लेकिन एक सवाल ये उठता है डॉक्टर साहब की सब कुछ हो जाने के बाद आपके जो पूर्व विधायक कहना चाहिए और कांग्रेस के बागी कहना चाहिए, वो इतने घबराए हुए हैं कि उनको ये कहना है उनका कि मंत्री पद की बैसाखी के बिना वो चुनाव नहीं जीत सकते। अगर सब कुछ ठीक है, जनता के लिए ही उन्होंने सब कुछ किया, तो फिर ये मंत्री पद पाने की लालच क्यों रही उन लोगों में? देखिए हम आपको अभी से बता रहे हैं कि हमारी 16 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर हम 25,000 से अधिक मतों से जीतेंगे। ये हमारे आज के आकलन है, और उसके बाद बची हुई सीटें बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जीतेंगे। नहीं आप 30,000 से जीत जाओगे। सवाल इस बात का नहीं हो रहा, सवाल आपसे ये हो रहा है कि क्यों आपको 14 लोगों को मंत्री बनाने की आवश्यकता पड़ी? उसका जवाब जाफर जी आप ही की पार्टी, जाफर जी आप ही की पार्टी पहले कह रही थी कि बीजेपी में जो विधायक गए हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको सम्मान नहीं मिलेगा। अब जब उनको विधायक बनाए तो भी आपकी पार्टी को दिक्कत है? देखिए सम्मान का मतलब ये नहीं होता कि आप 14 ऐसे लोगों को जो राष्ट्रीय मंत्री बना दो। सम्मान का मतलब ये जाफर जी लड़ाई तो कुर्सी की थी ना। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को राज्यसभा में भेजा, इसको हम स्वीकार करते हैं। आपने सम्मान दिया उनको। सवाल इस बात का ये देखिए ये बरैया जी का जो हाल हुआ है वो महाराज जी का करने वाले थे। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक सवाल दोनों से ही बनता है डॉक्टर साहब और जाफर साहब से कि जाफर साहब ये बताएं कि सिंधिया के जाने के बाद आप अपना कितना दुखी हैं, और डॉक्टर साहब आप बताएं कि सिंधिया के आने के बाद बीजेपी कितना खुश है। देखिए पहले मैं खुशी बताऊं? आपने नहीं पहले मैं जवाब उन्हें मुझसे देखिए एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बिल्कुल उनके जाने से दुख हुआ, और कांग्रेस के पार्टी ने या बीजेपी में किसी भी पार्टी का कोई बहुत बड़ा कार्यकर्ता या छोटा कार्यकर्ता या नेता जाता है तो जरूर उसको क्षति पहुंचती है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस पार्टी को क्षति पहुंची है। एक बात। दूसरी बात यह कि जो भारतीय जनता पार्टी खुशी की बात कर रही है और हम और आप भी यही है, और जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उस दिन मंच के अंदर बीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के बीच में फ्रैक्शन पैदा कर, वो जवाब तो मुझे देना है साहब। मुझे भी देना है ना, मुझे दोनों। अरे क्यों देना है वो? मतलब आप हम मेरे सवालों का जवाब आप देने लग गए, बहुत जल्दी में हुआ। डॉक्टर दोनों को देना है, दोनों को देना है। आप भी दोनों को देना है। तो सवाल जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उन दोनों के बीच में फ्रैक्शन पैदा करने का काम किया, जिस प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 14 लोगों को मंत्रिमंडल बनाने के लिए अड़ैया रवैया अपनाया। जबरदस्त छोटा करिए, इतना समय नहीं है इनके पास। जिसके पास विभाग के बंटवारे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी संकोच छोटा करिए ना कि मंत्रिमंडल के अरे छोटा करिए, फिर वो उसका टाइम आ जाएगा न्यूज का। कोई ना कोई पेज आपको पूरा समय देंगे। अब आपको समय दिया, बताइए। देखिए पहली चीज तो यह है कि जाफर साहब ने स्वीकार ही नहीं किया कि उनको दुख हुआ, जो आपका मौलिक सवाल है। उन्होंने डॉक्टर बोला कि क्षति बोली है, क्षति हो तो अंतर है। नहीं एक नहीं है। देखिए मैं तो हिंदी का, आप मुझे तो बोल लेने दो जाफर साहब। आप गलत बोल रहे हैं जाफर साहब, जिले इलाही मुझे बोल लेने दो, मुझे बोल लेने दो। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है उनको क्षति हुई मतलब सरकार जाने का नुकसान हुआ, वो पीड़ा है।
तो उनको महाराज के जाने का दुख नहीं है, सरकार के जाने की जो क्षति हुई है उससे आसक्ति है। तो यही तो हम कहते आए हैं कि भाई उनको आज भी महाराज से या उन 24 लोगों से जिन्होंने 18-18, 20-20 साल कांग्रेस में निकाले, कोई उनसे प्रेम नहीं है। और इसका उदाहरण ये भी है कि आप उनका ट्विटर हैंडल उठा के देखिए कि किस प्रकार कांग्रेस के हैंडल से उनको रोज अपशब्द कहे जाते हैं। अच्छा, दूसरा जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, दूसरा ये जानना चाहेंगे कब तक बरकरार रहेगी खुशी है? सर आपका दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमसे ही है सीधा, हमें कितनी खुशी है? हमें अपार खुशी है। मैं तो बहुत सीधी बात कब तक? नहीं, ये साहब जब तक हम मध्य प्रदेश की जनता की सेवा कर सकते हैं, आप मान के चलिए हम बेहद खुश रहते हैं। और इसमें सिंधिया जी का आना और कंधे से कंधा मिलाना, ये हमारे लिए वाकई में सुखद अवसर है और हम बहुत खुश हैं। हम जाफर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, जाफर साहब बोलिए। मेरा निवेदन ये, क्या प्रभात झा भी खुश हैं? क्या प्रभात झा जी झूठे हैं जिन्होंने 450 करोड़ से अधिक जमीन? जाफर साहब देखिए, अपने घावों को कुरेदोगे तो खून ही निकलेगा, क्यों ऐसा कर रहे हो साहब? सुनिए तो, पुरानी कहावत है, अरे सुनिए, थोड़ा मल्लम लेके चलो आप साथ में। बोले तो दीजिए भैया। अरे सर अभी क्या इश्क सत्ता से कि आप बिल्कुल बेदखल ही हो गए अपनी जिंदगी में? नहीं क्यों, मतलब ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा के अनुसार मुद्दे चुनेगी। ये तो इंडियन नेशनल दुखी पार्टी हो गई साहब मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा के हिसाब से नारे चुनेगी? माफ करो जाफर साहब, दुख से बाहर आइए, पीड़ा से बाहर आइए, सत्ता अब आपकी नहीं रही है। मैं वापस मुद्दे पर आऊंगी। हितेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कब होगा विभागों का बंटवारा, क्योंकि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ कांग्रेस को भी बेसब्री से इंतजार है। बिल्कुल, आपने जो कहा है मैं मुख्यमंत्री जी के ही वक्तव्य को आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा था भोपाल आने के पश्चात आपके समक्ष होगी सूची। भोपाल वो आ गए हैं, किसी भी वक्त आपको सूचनाएं मिल सकती हैं। जी, पर अभी उनका ये कहना है कि थोड़ा वक्त और लग सकता है, कितना वक्त और? तो प्रत्यक्षम किन प्रमाणित, जब उन्होंने कहा है स्वयं तो करना उन्हीं को है, तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? जी, चलिए, आप तीनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में जुड़े हुए थे निर्मल सिंह बैस और कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हुए थे सैयद जाफर, और हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे हितेश। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की।